नमस्ते साथियों। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास 2 की बात करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है चैप्टर का जो नाम है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंपल साल्ट मतलब साधारण लवण, द्विक लवण या डबल साल्ट और संकुल लवण क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से बात की थी। और उसके बाद हमने लास्ट इक्वेशन भी हल किया था कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक कि अपनी क्लास हो गई थी। उसके बाद आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, फिर उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं उसको जिसको स्क्वायर कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है, उनमें बहुत से शब्द होते हैं, जैसे समन्वय मंडल, आयनिक मंडल, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोल सकते हो, या एक शब्द हो रहा था समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। तो पहले इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं, पहले इनको समझते हैं कि ये शब्द क्या है। उसके बाद महत्वपूर्ण सिद्धांत उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत की बात हम करने वाले। तो पहले कल की तरह मैं दो कंपाउंड ले रहा हूँ, पहले हम उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे कल मैंने एक कंपाउंड लिखा था, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि K4 FeCN6। क्या लिखा है? K4 FeCN6। अब अगर इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखोगे तो इस कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कोष्ठक वाला हिस्सा ये रहा, ये तो गया आपका कोष्ठक का हिस्सा, इसका कोष्ठक का। उसके अलावा आपका ये भाग है। तो इसमें दो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है कि एक तो आपका ये हिस्सा, दूसरा ये। तो जो स्क्वायर कोष्ठक के अंदर लिखाया गया है उसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल, या बहुत सी जगह आपको लिखा मिलेगा समन्वय सत्ता, समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता। तो यहाँ पर आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो स्क्वायर कोष्ठक में लिखते हैं उसको हमने क्या नाम दिया? समन्वय मंडल। अब ध्यान रखना बेटा, जहाँ पर भी समन्वय शब्द आता है उस शब्द के स्थान पे आप चाहो तो उप सहसंयोजन शब्द का भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समन्वय मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कह सकते हैं। इसके अलावा इसी को हम बोलते हैं उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन सत्ता कहा जाता है इसी को। तो इसका मतलब इसको समन्वय सत्ता भी हम कह सकते हैं। तो जो स्क्वायर कोष्ठक के अंदर केवल हमने कितने भाग की बात की है? जो भाग आपका किस में हो, स्क्वायर कोष्ठक के अंदर लिखा मिलेगा आपको, उसको समन्वय मंडल, उप सहसंयोजन मंडल या समन्वय सत्ता या उप सहसंयोजन सत्ता कह सकते हैं। इसके अलावा जो भाग आपका ये जो शेष यहाँ वाला ये हिस्सा बच गया है, इस हिस्से को हम आयनिक मंडल कहते हैं। आयनिक मंडल या प्रति आयन मंडल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दो शब्द तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। इसके बाद आपको सबसे विशेष गौर करना है कि इस स्क्वायर कोष्ठक के अंदर एक धातु होगी, जिसको मैंने यहाँ गोला बना दिया। एक धातु होती है, उस धातु को हम केंद्रीय धातु परमाणु या उसको क्या बोल सकते हो आप? आयन। जो गोला बनाया है इस स्क्वायर कोष्ठक के अंदर, सबसे पहले जिसको मैंने गोला बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। इसके बाद इस धातु परमाणु के बाद इसके अंदर जो शेष बच गया, जैसे यहाँ पर क्या है? Cn है। क्या है? Cn। इसको हम बोलते हैं लिगेंड। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की बात में, लिगेंड क्या होता है। तो ये क्या हो गया आपका? लिगेंड। कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अलावा जो इस उप सहसंयोजन यौगिकों में जो शेष बच जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब देखो बेटा, लिगेंड संख्या में कितने हैं? 6। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इनकी संख्या होती है। तो जितनी इनकी संख्या होती है उस संख्या के लिए हम एक शब्द लेते हैं समन्वय संख्या। अब आपको क्लियर कि समन्वय संख्या बोल सकते हैं या उसको क्या बोल सकते हैं?
उपसहसंयोजन संख्या। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि जो लिगेंड की संख्या होगी, लिगेंड की संख्या होगी, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि जिन टर्म्स का हम उपयोग करेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपके और डाउट क्लियर ना हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ CONH3 6 कोष्टक बंद Cl3, CONH3 6 कोष्टक बंद Cl3। अब समझ गए कि जो स्क्वायर में लिखा होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, वर्गाकार ब्रैकेट में लिखा होगा, उसको आप क्या बोलोगे कमेंट्स में जल्दी से, समन्वय मंडल। अब देखो समन्वय मंडल के अलावा जो आपका ये शेष बच गया बाहर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल या प्रति आयन मंडल। बात क्लियर है। समन्वय मंडल में स्क्वायर कोष्टक में जो सबसे पहले है, उस स्क्वायर कोष्टक को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और ये NH3 की जिसकी हम बात करें, ये NH3 क्या होंगे, लिगेंड। तो बताओ इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। और एक लास्ट चीज़ और इसकी बच गई कि ये जो 6, इस 6 को हम क्या नाम देंगे, यहाँ क्या नाम दिया था, समन्वय संख्या। तो इसको हम क्या कहेंगे, समन्वय संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का, तो आपको प्रत्येक के बारे में इनका नाम पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका कि जब हम उपसहसंयोजन यौगिक पढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे, और मैंने कहा था कि इन सब की डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल हम डिटेल से लेंगे। लेकिन एक बार जब भी, क्योंकि चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो बार बार ये शब्द आएगा, तो वो हमें शब्द की पकड़ होनी चाहिए, उसके लिए हमने इसको बात की। और बिल्कुल ईजिली तरीके से, जितना ईजी कंसेप्ट है उतना मैंने आपको समझा दिया है कि समन्वय संख्या के लिए याद रखना कि लिगेंडों की जितनी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। अब इसको हम मिटाते हैं और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ से अपना एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहेगी। तो देखो बात करें यहाँ पे कि क्या लिखा, उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। अब नाम से क्लियर है, सिद्धांत किसने दिया है, वर्नर ने दिया है कि उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। तो क्या लिखा कि उपसहसंयोजन यौगिकों का कौन सा सिद्धांत, वर्नर है, उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। बेटा बहुत अच्छा है, चैप्टर की शुरुआत में आप खोलोगे, बुक को खोलोगे तो आपको ये नजर आएगा। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों के आधार पर उनकी संरचना को समझाने का एक प्रयास किया, एक सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहा जाता है। तो गुणों की व्याख्या के आधार पे, तो ऐसा सिंपल तो ये बात है, सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वर्नर ने। क्या लिखा है, अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिकों के, अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या, अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या उनकी संरचना के आधार पर की। अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या उनकी संरचना के आधार पर की। इसे वर्नर का
उपसंयोजन, इसे वर्नर का उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के क्या बेटा मुख्य बिंदु निम्न। अब समझना, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि जो धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु हमने समझा था, उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, यदि सीधा धातु बोल दो, धातु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता के लिए जब बात करेंगे तो बात करेंगे प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। क्या होती है? आयनिक होती है, और इसके द्वारा सदैव ऋणायन जुड़ते हैं। प्राथमिक संयोजकता से सदैव कौन जुड़ेंगे? ऋणायन जुड़ेंगे, और ये ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है। और आयनिक संयोजकता मतलब प्राथमिक संयोजकता को डॉट 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 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋणायन या अनायनिक उदासीन परमाणु के द्वारा जुड़ती है, अर्थात द्वितीयक संयोजकता को हम अनायनिक मानते हैं। इससे उदासीन अणु या ऋणायन जुड़ते हैं, और इनकी संख्या समन्वय संख्या, थोड़ी देर पहले बात की थी, समन्वय संख्या के बराबर होती है, और इसको स्टेट मतलब टॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। कुछ ऋणायन इस प्रकार के होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि हमने लिखा है इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। तो इसमें एक सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता, उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब देखो दो प्रकार की, इसमें पहली कौन सी लिखी हमने? प्राथमिक संयोजकता। फर्स्ट क्या लिखिए? प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यह आयनिक होती है, यह आयनिक होती है तथा आयनिक होने का मतलब है इससे केवल ऋणायन जुड़ेंगे। ऋणायन जुड़ेंगे मतलब प्राथमिक संयोजकता होगी उतने ऋणायन जुड़ेंगे, अर्थात प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। यह आयनिक होती है तथा ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, और यह केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक बोल दो या ऑक्सीकरण संख्या, एक ही मतलब है। ये केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है। क्लियर हुआ? अब देखो द्वितीय संयोजकता यह अनायनिक होती है। कैसी होती है? यह अनायनिक होती है। अब अनायनिक होने का मतलब है कि इससे उदासीन अणु या ऋणायन दोनों जुड़ सकते हैं। आयनिक में तो केवल क्या जुड़ेगा? ऋणायन। तो यह अनायनिक होती है, तथा यह उदासीन अणुओं या
यह उदासीन अणुओं या ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। और यह समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? समन्वय, मतलब इसकी संख्या किसके बराबर होगी? समन्वय संख्या के बराबर होगी। अब देखो यहाँ से मैं 1 मिनट रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। जो सामने बहुत इजीली है, लास्ट में आपको मैं 3-4 लाइनें कंसेप्ट से अंगुलियों पे याद करवा दूंगा। कोई सबसे पहले हमने क्या लिखा? उपसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। तो सबसे पहले बात तो क्लियर है कि दिया किसने था? अल्फ्रेड वर्नर ने। क्या किया? संकुल यौगिकों के गुणों की व्याख्या, संकुल यौगिकों के जो गुण थे उनकी व्याख्या उन्होंने किसके आधार पर की? उनकी संरचना के आधार पे। और इसके लिए उसने इस सिद्धांत के कुछ बिंदु दिए, और इस सिद्धांत को आप वर्नर का उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत हम कहते हैं। और इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला क्या है समझना कि इसमें जो केंद्रीय धातु होता है, क्या होता है? केंद्रीय धातु, या जिसको परमाणु भी कह सकते हो, वो कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वो 2 प्रकार की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राथमिक संयोजकता होती है वो कैसी होगी? आयनिक होती है, और इसके द्वारा केवल क्या जुड़ते हैं? ऋणायन जुड़ेंगे प्राथमिक संयोजकता से। और इसकी संख्या किसके बराबर होगी? उसके ऑक्सीजन अंक के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो ये द्वितीयक संयोजकता जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? अनआयनिक होती है, और इसके द्वारा या तो उदासीन अणु जुड़ेंगे या ऋणायन भी जुड़ सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, उदासीन अणु या ऋणायन जुड़ते हैं। और इसकी संख्या किसके बराबर होगी? समन्वय संख्या के बराबर होती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। पहले के अंदर हमने 2 पॉइंट डिवाइड कर दिया, इसको अलग अलग पॉइंट भी ले सकते हो। अब देखो, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको पूरा न मिटा के इतना मिटा लेते, क्योंकि पूरा फिर एक सिद्धांत एक साथ हो जाएगा अपना। अब देखो बेटा, हम आगे बात करें कि हो गया। अब देखो अगला पॉइंट है कि प्राथमिक संयोजकता को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? डैश डैश के द्वारा। द्वितीयक संयोजकता को स्टेट या तो टॉस लाइन के द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर 2 प्राथमिक अर्थात प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता को ये डॉट 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 के द्वारा प्राथमिक संयोजकता को तथा द्वितीयक संयोजकता को, तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं? टॉस लाइन, और इसको बिंदुवत लाइन। तो क्या कह सकते हो कि प्राथमिक संयोजकता को बिंदुवत लाइन ऐसे, तथा द्वितीयक संयोजकता को टॉस लाइन ये के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा जब दोनों
संयोजकता एक साथ हो तो, जब दोनों संयोजकता क्या हो, एक साथ हो तो, अब एक साथ का मतलब ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगले बिंदु की बात करें जो समझने लायक है कि होता क्या है, समझना। द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु आयन के चारों ओर उप सहसंयोजन संख्या के अनुसार दिक् स्थान मतलब फैली हुई होती है, जिसके आधार पर इनकी संरचना का हमें पता लगाया जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता धातु परमाणु के चारों ओर, धातु परमाणु के चारों ओर उप सहसंयोजन, या हमने लिखा समन्वय संख्या की बात है बेटा, चलो समन्वय, चारों ओर समन्वय संख्या के अनुसार, समन्वय संख्या के अनुसार, समन्वय संख्या के अनुसार दिक् स्थान मतलब स्पेस की बात कर रहा है, दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से, दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होती है, दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होती है। तो ये थे वर्नर सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो ये तो आपको याद हो गए। प्राथमिक संयोजकता को किसके द्वारा, डॉट 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 या डैश डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और द्वितीयक संयोजकता को टॉस लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जब दोनों एक साथ हो तो दोनों को एक साथ बना देंगे। और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, आपकी धातु परमाणु या आयन के चारों ओर समन्वय संख्या के अनुसार फैली हुई होती है। तो अब समझो, पहले बार स्क्रीनशॉट आपका। अब बिंदु बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत इजीली था, चाहता तो मैं बहुत फास्ट करता, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास की तरह होनी चाहिए कि एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर, एक एक लाइन याद करो याद हो जाए। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया कि उप सहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या, उनके गुणों की व्याख्या संरचना के आधार पर की, और इसके लिए उसने निम्न बिंदु दिए कि सबसे पहले कि उप सहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु होता है उसकी कितनी संयोजकता होगी, जल्दी से कमेंट्स में कितनी होगी, 2 होगी। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कैसी होगी, आयनिक होगी, आयन के रूप में होगी। इससे सदैव क्या जुड़ेगा, ऋणायन जुड़ेगा। इसकी संख्या उप सहसंयोजन संख्या ऑक्सीकरण अंक के बराबर होगी। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, जो ऋणायन या उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है और जिसकी संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। ये 2 बिंदु आपके यहाँ हो गए। फिर तीसरा बिंदु था कि प्राथमिक संयोजकता को डॉट 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 के द्वारा, द्वितीयक संयोजकता को टॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और दोनों एक साथ हो तो डॉट 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 और टॉस लाइन आ जाएगी। और चौथा बिंदु था कि द्वितीयक संयोजकता क्या करती है, द्वितीयक संयोजकता धातु परमाणु के चारों ओर उनकी समन्वय संख्या के अनुसार फैली हुई होती है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जिससे ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट आपका हो चुका होगा बिल्कुल, तो मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। तो अल्फ्रेड वर्नर के सिद्धांत पे बड़ा एग्जाम्पल समझने, मेन होता है इनके एग्जाम्पल, इनके मुख्य बिंदु, जिससे ये अपने कोई कन्फ्यूजन वाली बात ना रहे। इसके मैं 3 एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर 3 एग्जाम्पल को आप समझ गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपके नहीं है। अब देखो बात करें यहाँ से कि देखो अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंपाउंड आपका यहाँ मैंने लिखा COCl3.6NH3। क्या लिखा है,
CO मतलब कोबाल्ट, COCl3.6NH3। बड़ा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर रियल में समझो तो इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है, CONH3 6 और ये हो गया Cl3। ठीक है। अब देखो, हम जब इसकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की बात करेंगे तो हमें सबसे विशेष बात समझनी है कि इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी और प्राथमिक कितनी होगी। देखो इसमें लिगेंड कितने बेटा, 6। तो हमने क्या सीखा, जितने लिगेंड होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। और मैंने ये आपको पढ़ाया था कि जो समन्वय संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, द्वितीयक संयोजकता के बारे में। तो आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया, कंपाउंड सेम ही है, लिखने का तरीका अंतर है। तो ये इसकी समन्वय संख्या जितनी है उतनी इसकी क्या हो गई, द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता होती है ऑक्सीकरण अंक के बराबर। तो ऑक्सीकरण अंक हमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का। ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे इन उपसहसंयोजन यौगिकों में, ये भी हमने इस चैप्टर में आगे आने वाला। आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको X मान लिया। NH3 कितने, 6। अमोनिया, अमोनिया पे आवेश कितना होता है, 0, तो 0 कर दिया। कितने Cl, 3। एक Cl पे आवेश होता है -1, तो -1। और इसके बराबर में कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर में कर दिया 0। मतलब जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है उसको क्या मान लिया आपने, X। NH3 कितने, 6। NH3 पे आवेश कितना होता है, 0, फिर प्लस का निशान, फिर Cl कितने हैं, 3। Cl पे होता है -1, बराबर में क्या लगा दिया, 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो, X 0 को 6 से गुना किया कितना आ गया, 0। फिर -1 को गुना किया तो -3 बराबर 0। तो X बराबर +3। इसका मतलब इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, कोबाल्ट का यहाँ पर ये जो +3 है ये क्या गया, इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक। और अभी हमने सिद्धांत में क्या सीखा था, जितना ऑक्सीकरण अंक आएगा वो ही इसकी क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयोजकता। तो आपको सब क्लियर हो गया इस कंपाउंड से कि इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 होगी। प्राथमिक संयोजकता है वो कितनी होगी, 3 होगी। अब आ जाओ इसकी संरचना बनानी है। तो देखो मैंने क्या किया, ये लिया कोबाल्ट, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता बेटा कितनी है, 3। द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6। द्वितीयक संयोजकता को हम टॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने सीख लिया। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम टॉस लाइन के कैसे, कि देखो 1 NH3 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो अब देखो टॉस लाइन है, इसका मतलब द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें उसकी प्राथमिक संयोजकता को आयनिक के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर चलो मैं पेन ही अलग ले लेता हूँ मार्कर के रूप में, 3 है। देखो प्राथमिक संयोजकता से हमने क्या सीखा था, सदैव क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आपका रेनाइन जुड़ेगा। लेकिन द्वितीयक संयोजकता से या तो जुड़ेगा आपका उदासीन अणु या जुड़ेगा आपका रेनाइन, दोनों जुड़ सकते हैं। तो द्वितीयक संयोजकता की बात कर रहे हैं तो द्वितीयक संयोजकता से अणु या रेनाइन। तो देखो द्वितीयक संयोजकता से या उदासीन अणु के रूप में क्या जुड़ गया, आपका NH3। अब प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो प्राथमिक संयोजकता से केवल रेनाइन जुड़ेगा, तो रेनाइन केवल Cl है, तो यहां से आप 3 Cl जोड़ दो। और प्राथमिक संयोजकता को हमने किस रूप से, डॉट 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 के रूप में। तो ये इसका एक डायग्राम हो गया। अब सुनो बेटा, ये तो एक कंपाउंड हुआ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके, लेकिन दूसरा चेंज कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पे एक और लिख रहा हूं मैं, CO क्या लिखा हमने यहाँ पे, COCl3.5NH3 क्या लिखा है, COCl3.5NH3। अब बेटा इसको कैसे लिखते हैं वो मैं समझा दूं। यहाँ पे इसके अगर आप बनाओगे तो इसकी स्टिक्स सीक्वेंस से बनती है CONH3 5 एक Cl और Cl2।
अब सुनना मेरी बात, आप इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे, इस कंपाउंड में सदैव +3 ही आएगा, तो प्राथमिक संयोजकता +3 ही रहेगी। दूसरा, इसकी लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, देखो मैंने क्या कहा, केंद्रीय धातु के अलावा जो भी इस कोष्टक में होगा वो लिगेंड होगा। तो देखो 5 लिगेंड तो ये रहा और 6ठा लिगेंड ये रहा, कोष्टक के अंदर तो लिगेंड होगा, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई इसकी, 6। फिर से रिपीट, कोबाल्ट का जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीकरण अंक निकाला, वैसे ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आएगा, वो +3 आएगा। तो प्राथमिक संयोजकता +3 रहेगी। लिगेंड काउंट करो 5 और 1 6, तो समन्वय संख्या 6 मतलब द्वितीय संयोजकता 6 रहेगी। अब देखो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो कन्फ्यूजन क्या होगा, सुनो, CO बना दिया कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट से द्वितीयक संयोजकता कितनी है आपकी, 6 बेटा। समन्वय संख्या देखो, समन्वय संख्या 6 कैसे हुई, एक तो 5 तो ये और 1 ये, तो 5 + 1 कितनी होगी, 6। तो अब 6 जोड़ने, अब अपने पास NH5 कितने, NH3 कितने, 5 है, और फिर यहाँ से एक Cl लेना पड़ेगा, एक Cl को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई परेशानी ना आपने, कि देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 5 NH3 NH3 5 ही है, तो फिर यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। अब देखो 6 जुड़ गए। अब मुझे इसकी ऑक्सीकरण अंक कितना है, 3 है, तो प्राथमिक संयोजकता 3 है, तो प्राथमिक संयोजकता 3 है, तो Cl मेरे पास कितने, 3 में से 1 तो जोड़ दिया, कितने बचे, 2। तो एक Cl को तो मैंने ऐसे जोड़ दिया, दूसरे Cl को एक मैंने ऐसे जोड़ दिया, लेकिन प्राथमिक संयोजकता, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये Cl प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता दोनों के रूप में कार्य करेगा। तो इसका मतलब इसको स्ट्रेट लाइन की टॉस लाइन के साथ साथ इसे डैश डैश के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कंडीशन थी। तो ये थी इसकी संरचना। ऐसे में 2 कंपाउंड और बना रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिटा रहा हूँ इनको यहाँ से, एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी अलग से कहीं पर भी, तो ये आपकी बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए किसकी कंडीशन हमने कैसे बताई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 2 बना दी, 2 और एक साथ बना दूंगा, तो उससे एकदम क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। जल्दी से उधर वाले का स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखो बेटा, इसके 2 एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, उससे बिल्कुल कंसेप्टली क्लियर हो जाएगा। एक ही बात रखनी है, जितने भी कंपाउंड हम लिख रहे हैं उनमें ऑक्सीकरण अंक 3 होगा और समन्वय संख्या 6 होगी। अगला देखो, इसी से ये हो गया। अगला एग्जांपल, CO Cl3.4NH3, क्या लिखा है, CO Cl3.4NH3। एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, CO Cl3.3NH3। अब बेटा सबसे विशेष बात, जब तक आपको इनको इस प्रकृति के रूप में नहीं लिखना आएगा, जैसे इसको मुझे लिखना, तो इसका रियल में स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, CO पहले NH3 कर दे, NH3 कितने हो गए, 4, तो मुझे पता Cl कितने आएंगे, 2, और यहाँ पर एक Cl। क्लियर है। इसमें देखो, इसको लिखेंगे तो CO NH3 3Cl3, ये हो गया। अब देखो बेटा समझते, क्लियर है बात, सीधी सी बात है कि इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना आएगा आपका यहाँ पे, +3, तो प्राथमिक संयोजकता +3 हो गई। अब द्वितीयक संयोजक वो समन्वय संख्या 4 और 2 कितने हुए, 6, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो ये 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, द्वितीयक संयोजकता को, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राथमिक संयोजकता को, प्राथमिक संयोजकता को। तो ये क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया कोबाल्ट,
जो पहले द्वितीयक संयोजकता बनाएंगे, द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6। अब 6 कैसे होगी, 4 पे जुड़ेगा NH3 और 2 पे जुड़ेगा Cl। तो क्या किया देखो, एक Cl यहां जोड़ दिया, दूसरा Cl यहां जोड़ दिया। ओके, अब 4 क्या जोड़ने मुझे NH3, तो एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3 और चौथा NH3। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हो गई। तो द्वितीयक संयोजकता फिनिश हो गई। अब हम बात करें बेटा किसकी, प्राथमिक संयोजकता की। तो जो प्राथमिक संयोजकता में कितने जुड़ेंगे, 3। और आपको साफ पता है कि प्राथमिक संयोजकता में केवल क्या जुड़ता है, रेनाइन जुड़ता है। तो देख लो इसमें रेनाइन कितना है, एक Cl रेनाइन है, एक तो ये हो गया और 2 ये 3, बस जोड़ दो 3। तो उसमें जो 2 तो जुड़े हुए, तीसरा तो जैसे ये Cl को मैंने यहां जोड़ दिया, ये Cl तो हो गया। अब देखो 2 रिप्रेजेंट करने, इसका मतलब इसको मैंने कर दिया इस प्रकार से। तो क्लियर है कि ये Cl प्राथमिक के लिए, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के लिए। अब इसमें आ जाओ, सेम कंडीशन है बेटा कि इस कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आएगा, +3। और +3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राथमिक संयोजकता को। और यहाँ पर ये 3 + 3 कितने हुए, 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर है, द्वितीयक संयोजकता को। तो अब देखो इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो CO कितने NH3 है, 3 और 3 Cl है। तो बड़ा सीधी सी बात है कि देखो यहाँ जोड़ा एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। तो ये हो गया। इसके पश्चात अपने को भी यहाँ पर 3 NH3 जोड़ने, लेकिन बेटा इससे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। NH3 जोड़ने तो एक NH3, दूसरा NH3 और ये NH3। थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं इसको, NH3। अब देखो यहाँ पे हो गए 3 NH3 जोड़ दिए, 3 Cl, ये प्राथमिक द्वितीयक हो गई। अब प्राथमिक में 3 जोड़ेंगे, 3 है नहीं, इसका मतलब ये 3 Cl को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 1, 2 और ये 3। तो इस प्रकार से वर्नर का ये सिद्धांत था और इतने मैंने डायग्राम बना दिए। इसमें अगर आपको रिप्रेजेंट नहीं आया है तो यहाँ पर आपका क्या बेटा, NH3 है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, नहीं नजर आए तो यहाँ पर NH3। बाकी इस चैप्टर को आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा बात करें आगे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, नॉर्मल टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अल्फ्रेड वर्नर का उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत के बारे में बात की थी। सिद्धांत बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। अगर इस प्रकार से कैसे पूछे, इनकी संरचना पूछे तो हम इस प्रकार से इनको बना सकते हैं, बुक में दे रखी है इनके बारे में। अब इसके बाद कल की क्लास में बेटा ये जितने भी टर्म्स हैं, मैंने कहा कि जैसे समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन किसे कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार, जहाँ से लगभग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। उसके बाद ये ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही साथ इनको नोट करते रहना, याद करते रहना, जिससे चैप्टर में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने एक ही बात कही है बूस्टर ने कि ऑनलाइन क्लास भी आपकी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगी, कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।